पाकिस्तान ने हमेशा चिकन नेक जो अखनूर में है उस पर कब्जा करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो चिकन नेक पे कब्जा कर लेता है, मेनलैंड भारत या मुख्य भारत से वो कट जाए। भारत की कठिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्यों है? एक तो है कि चीन पाकिस्तान से हम घिरे हैं, और अब ये बांग्लादेश का भी मुसीबत शुरू हो गई है। बांग्लादेश ने लंबोहरी घाट नामक जगह पे एक वायुसैनिक अड्डा बनाना शुरू किया है, जिसे पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, और पूरा निवेश चीन का है। लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना के DGISPR है, उन्होंने बयान दिया, वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। इसका तथ्य यह था कि अगला जो जंग पाकिस्तान का भारत के साथ होगा वो पूर्व से शुरू होगा, यानी बांग्लादेश से शुरू, कि 2030 के बाद कभी भी चीन पाकिस्तान भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे, जिसके मैंने कई तथ्य भी दी। 5 साल का समय क्या ज्यादा होता है या कम होता है? फ्रंट वॉर के थ्रेट को देखते हुए भारत के पास 55 स्क्वाड्रन होने चाहिए लड़ाकू विमान, लेकिन कागज पे ऑफिशियली ऑथराइज 42 है। लेकिन आज जब हम बात करें संजीव जी, हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है लड़ाकू विमान के। अक्टूबर में ही हमने 6 स्क्वाड्रन MiG-21 के डीकमीशन कर दिए। हमारे कुछ लॉसेस हुए हैं क्रैशेस की वजह से। तो हमारी जो ये नफरी है लड़ाकू विमानों की, ये घटती जा रही है। अब जो ये हसनत अब्दुल्ला का बयान आया है, ये तीसरा ऐसा बयान है इस श्रृंखला में। तो ये बयान हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बयान हमें बांग्लादेश के चुनाव के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसे कई बयान जिसका विवरण मैंने किया, ये बांग्लादेश की जमीन से उठ चुके हैं। ऐसे में बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसको एनसीपी कह सकते हैं, कि दक्षिणी मुख्य आयोजक हसनत अब्दुल्ला ने ढाका में एक रैली में भारत को लेकर एक भड़काऊ बयान दिया है। भड़काऊ भी कह सकते हैं, और एक बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उस बयान को भारत को लेना चाहिए। उनकी नजर से उधर से भड़काऊ हो सकता है, लेकिन भारत बहुत गंभीरता से ले इस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी हम अपनी 7 बहनों को वापस ले लेंगे, अलग अलग कर देंगे। और पूर्व के थोड़े हिस्से में दो हमारे दुश्मन देश थे, चीन और पाकिस्तान, और इनसे हमारे कई बार 1-to-1 सैनिक युद्ध भी हुए। लेकिन पिछले साल 5 अगस्त के बाद जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और तब से लेके आज तक बांग्लादेश सीधे तौर पे भारत विरोधी होता जा रहा है। चाहे इस वक्त उनका इंटरम एडवाइजर हो, या कोई भी वहां पे पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि जो अवामी लीग थी जो पिछले साल तक सत्ता में थी, उसको तो उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। भारत की कठिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्यों है? एक तो है कि चीन पाकिस्तान से हम घिरे हैं, और अब ये बांग्लादेश का भी मुसीबत शुरू हो गई है। भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं। 8 में से एक आप छोटा भूटान निकाल दीजिए, बाकी 7 मुल्क चीन पाकिस्तान को मिला के, बाकी 5 जो हैं वो पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में है। यानी कि 8 में से एक छोटा भूटान है जो आज पूरे तौर पे हम कह सकते हैं भारत के साथ खड़ा है। भारत के अंदर 2 चिकन नेक है, एक है अखनूर में, एक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो बांग्लादेश के पास में है। और ये जो 2 चिकन नेक है, ये बहुत सैनिक तौर पे बहुत अहम है। जितनी हमारी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान ने हमेशा चिकन नेक जो अखनूर में है उस पर कब्जा करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो चिकन नेक पे कब्जा कर लेता है, मेनलैंड भारत या मुख्य भारत से वो कट जाएंगे। लेकिन हमें चिंता पिछले साल तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर या दूसरे चिकन नेक की नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा से भारत के साथ अच्छी दोस्ती निभाए हुए था। लेकिन जिस तरह से पिछले साल चीजें बदली वहां, अब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या ये दूसरा चिकन नेक भी काफी फोकस में आ गया है। और जैसे खबरें आ रही हैं, इस साल 20 मई को बांग्लादेश ने लंबोहरी घाट नामक जगह पे एक वायुसैनिक अड्डा बनाना शुरू किया है, जिसे पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, और पूरा निवेश चीन का है। बांग्लादेश ने 20 लड़ाकू विमान खरीदने का ऐलान किया है। कुछ खबरें थी कि चीन से J-10 खरीदेगा, फिर खबरें आई कि शायद स्वीडन से खरीदेगा, लेकिन उसने खरीदने का इरादा बना लिया। इसी साल बांग्लादेश ने एयर डिफेंस रेजिमेंट का गठन किया।
अब ये सारी सैनिक गतिविधियां बांग्लादेश क्यों कर रहा है जब उसे कोई भारत से खतरा है ही नहीं? डेफिनेटली इसके सैनिक लक्ष्य हैं। इसी साल मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, 4 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना के डीजी आईएसपीआर है, उन्होंने बयान दिया, हम पूर्व से शुरू करेंगे, वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। इसका तथ्य यह था कि अगला जो जंग पाकिस्तान का भारत के साथ होगा वो पूर्व से शुरू होगा, यानी बांग्लादेश से शुरू होगा। जिस तरह से बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की सैनिक नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं पिछले 1 साल से, ये भारत के लिए वाकई एक चुनौती है। चीन पाकिस्तान दो फ्रंट हो गए। बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे भारत के खिलाफ मोर्चा खोले ना खोले, लेकिन हमें तैयारी तो पूरी करनी होगी। जैसे कि पिछले महीने ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक नया सेना का कैंटोनमेंट हमने उद्घाटन किया, जहां पे एक पैरा कमांडो बटालियन हमने तैनात की, जो काफी मीडिया में की खबरों में थी। मतलब हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी तीसरे मोर्चे के लिए, चाहे बांग्लादेश सैनिक तौर पे हमारे अगेंस्ट जाए ना जाए। और हाफ फ्रंट की जो हम बात करते आए हैं कि भारत के अंदर जब ये हाफ फ्रंट उजागर होगा तो कितनी दिक्कत होगी, को बांग्लादेश और पाकिस्तान और चीन वक्त आने पे उसे उजागर करेंगे। यानी कि जो मैं कह रहा था, आज भारत 3.5 फ्रंट की चुनौती के साथ जूझ रहा है। हम क्या तैयार हैं आज की तारीख में? 7 अगस्त 2023 को जल नराव ने एक और लेख लिखा था द प्रिंट में, जिसमें उन्होंने लिखा है, टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। जब ये उन्होंने लेख लिखा तब बांग्लादेश का तख्ता पलट नहीं हुआ था, 2024 में हुआ। और आप देखिए कितना कुछ बदल चुका है 2 साल में। लेकिन क्या ये हमारे लिए घबराने की बात है? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं है घबराने की बात? क्योंकि अगर हम अपनी सैनिक और आर्थिक तैयारी पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे, हम इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। मैंने कई बार आपके शो पे कहा है कि 2030 के बाद कभी भी चीन पाकिस्तान भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे, जिसके मैंने कई तथ्य भी दिए। 5 साल का समय क्या ज्यादा होता है या कम होता है? आप अब तक बात कर रहे थे 2027 के आसपास चाइना और ताइवान के बीच वार, जिसमें अमेरिका पीछे को ले जाएगा खींच के। भारत को ताइवान के साथ मजबूरी में उतरना पड़ता है। अगर भारत ताइवान के साथ खड़ा होता है तो मुश्किल में है, और नहीं खड़ा होता है तो भी मुश्किल में है, जो रिश्ते ताइवान के साथ भारत के हैं। आज आपने एक नई चीज हमें दी है इस बातचीत के दौरान, जब भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर आप बात कर रहे हैं। अब तक आप टू फ्रंट वॉर, चाइना पाकिस्तान दोनों मिलके भारत को घेर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बांग्लादेश। आज आपने कहा है कि ये वॉर 2030 के बाद 3.5 में बदल सकती है। संजीव जी, जब मैं टू फ्रंट वॉर कहता था तो मैं चीन पाकिस्तान के संदर्भ में कहता था। अब जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, 3.5 फ्रंट का मतलब है चीन पाकिस्तान तो है ही है, तीसरा जो फ्रंट आ गया वो आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश चाहे सैनिक तौर पे भारत के अगेंस्ट जाए ना जाए, लेकिन हमें उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। पिछले साल 5 अगस्त तक हम कभी बांग्लादेश और भूटान के अगेंस्ट कोई तैयारी की बात करते ही नहीं थे, क्योंकि हमें पता था ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त देश हैं। लेकिन बांग्लादेश तो हमारे अगेंस्ट हो चुका है, इसके तो कई एग्जाम्पल्स हैं। जी। जो 3.5 फ्रंट या आधा फ्रंट है, वो है हमारे कुछ अंदर के लोग, जो कि वक्त आने में दुश्मनों का साथ देंगे। और अभी अक्टूबर में एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है कि यह कहा गया है कि टू फ्रंट वॉर के थ्रेट को देखते हुए भारत के पास 55 स्क्वाड्रन होने चाहिए लड़ाकू विमान के। लेकिन कागज पे ऑफिशियली ऑथराइज 42 है। लेकिन आज जब हम बात करें संजीव जी, हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है लड़ाकू विमान के। कितनी फिजिकली। कमी है, कितनी कमी है। अगर आप 55 भी लें, 42 भी लें, और हमारे पास आज 28 है। तो ये जो ऐसी चीजें हैं, इसे हमें वॉर फुटिंग पे पूरा करना होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, ये 5 साल का समय है। इस 5 साल के समय को अगर हमने ठीक तरह से इसका उपयोग किया, तो हम पूरी तरह से सक्षम रहेंगे, सार्थक रहेंगे इस 3.5 फ्रंट वॉर के लिए। देखिए संजीव जी, ऐसे है कि भारतीय वायुसेना को आधिकारिक तौर पे 42 स्क्वाड्रन ऑथराइज है लड़ाकू विमान के।
फाइटर एयरक्राफ्ट जो हम कहते हैं, चाहे सुखोई हो गया, चाहे रफेल हो गया, हमें 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान के ऑथराइज्ड है। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं, हमें 42 स्क्वाड्रन ऑथराइज्ड। अभी अक्टूबर में एक पार्लियामेंट्री कमेटी ब्रीफिंग में ये कहा गया कि टू फ्रंट वॉर के थ्रेट को देखते हुए भारतीय वायुसेना को 55 स्क्वाड्रन होने चाहिए ऑथराइज्ड। लेकिन अभी वो आधिकारिक तौर पे नहीं आए, लेकिन ये बातचीत शुरू होगी कि 55 होने चाहिए। लेकिन अगर हम आधिकारिक तौर पे भी लें, जो आज की तारीख पे है कि 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है। क्योंकि हमको याद होगा, अक्टूबर में ही हमने 6 स्क्वाड्रन MiG-21 के डीकमीशन कर दिए। हमारे कुछ लॉसेस हुए हैं क्रैशेस की वजह से। तो हमारी जो ये नफरी है लड़ाकू विमानों की, ये घटती जा रही है। और आज की तारीख तक तो हमने कोई रक्षा सौदा किया नहीं है लड़ाकू विमानों के लिए। हालांकि बातचीत हो रही है, कभी फ्रांस से हो रही है रफेल के लिए, कभी SU-57 की भी बड़ा आंकलन लगाया जा रहा था राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से पहले। अमेरिका तो चाहता ही है कि वो हमें F-35 बेचे, लेकिन अभी तक हमने कहीं हस्ताक्षर नहीं किए। तो आज की तारीख में जब हम बात करें, हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है लड़ाकू विमानों के, जो कि बहुत कम है। और अगर हम ये लड़ाकू विमानों की डेफिशिएंसी को जल्दी पूरा नहीं करते हैं, वो जरूरी क्यों कि जब लड़ाकू विमान ऑर्डर होते हैं तो उसे टाइम लगता है डिलीवर होने। क्योंकि वो कोई आलू प्याज के पकोड़े तो है नहीं कि आपने कढ़ाई में डाले और तल दिया। लड़ाकू विमान या हवाई जहाज बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो तभी होता है जब फर्म ऑर्डर्स आते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास। वो ऐसे नहीं होते कि वो बना के उसने रख दी है कि आप बाजार गए और 4 की आपने डब्बी खरीद ली। जब फर्म ऑर्डर्स आते हैं तभी वो बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए समय लगता है। उसके बाद जब ये हमें डिलीवर होंगे, तो हमारे पायलट्स को उस पर ट्रेनिंग करनी होगी, सॉर्टीज करनी होगी, ताकि वो उस मशीन के आदी हों। तो इस सारी प्रक्रिया में टाइम लगता है। और हमारे पास टाइम कितना है? महज 5 साल है। और मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, दर्शक सोच रहे होंगे क्यों मैं बार बार 5 साल कह रहा हूँ। ये मैं इसके बाद एक एक मिनट लूंगा आपसे, ताकि दर्शक समझ जाए कि मैं 5 साल की बात बार बार कर रहा हूँ। ये तो हमारे पास 28 स्क्वाड्रन है, ये बहुत कम है। हम ये सोचें कि हमारा जो तेजस है, जो AMC है, जो भारत के अंदर बन रहा है, वो हमें मिल जाएगा, वो अच्छी बात है। लेकिन जो सारी रिपोर्ट्स है मीडिया की, वो हमें 2035 से पहले नहीं मिलेगा। और 2030 के बाद तो हमारे युद्ध के बादल बिल्कुल घने हो जाएंगे। तो हमारे पास इस वक्त एक ही ऑप्शन है कि हमें किसी विदेशी देश से हमें लड़ाकू विमान खरीदने होंगे जल्द से जल्द। जैसे मैंने कहा, पहले तो उसे टाइम लगता है डिलीवर होने में, दूसरा हमारे पायलट्स को उस पर ट्रेन होना है सॉर्टीज करके। अब मैं आता हूं क्यों मैं ये बार बार 2030 की बात कर रहा हूँ, 5 साल की। देखिए, 2030 में 4 बड़ी चीजें होनी है, और उसके बाद ही चीन पाकिस्तान हम पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। इसलिए मैं ये बार बार कहता आया हूं, पहले शो में भी और आज भी, अगले 5 साल हमारे लिए बहुत अहम है। सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला का जो बयान है वो बड़े ऐसे मतलब कि एक उलझन वाले टाइम में आया है, जब बांग्लादेश हौच पौच की स्थिति में है, ना इधर ना उधर, अस्थायी सरकार है। तो उन्होंने जो केंद्रीय शहीद मीनार में इनकलाब मंच के द्वारा जो सर्वदलीय विरोध रैली की गई है, उसमें इन्होंने जो कहा है कि हम 7 बहनें हिंदुस्तान से ले लेंगे, क्या ये चीन और पाकिस्तान इन दोनों के लिए भारत के खिलाफ हथियार बन सकता है? इस तरीके का बॉर्डर लाइन जो हमारी, जिसको ये इशारा कर रहे हैं, या ये हवा में दिया गया बयान है इलेक्शन में बांग्लादेश में लाभ लेने के लिए, फायदा उठाने के लिए? रणवीर जी, ये बयान पहली बार बांग्लादेश की जमीन से नहीं आया है। कुछ महीने पहले जब मोहम्मद यूनिस, जो कि इंटरम एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, जब वो पहले ही चीन के दौरे पे गए, तब भी उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कहा था कि चीन, आप आइए और हम आपकी मदद करेंगे सेवन सिस्टर्स में निवेश करने के लिए। वो सेवन सिस्टर्स जो हमारे 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उनकी तरक्की नहीं हुई है, हमें चीनी पैसा चाहिए उन्हें विकास करने के लिए।
ये हमारे देश के 7 राज्यों की बात कौन कर रहा है? बांग्लादेश का इंटरिम एडवाइजर चीन के राष्ट्रपति के साथ। अभी 2 महीने पहले पाकिस्तानी सेना का चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल शमशाद बेग जब बांग्लादेश के दौरे पे गया था, तो मोहम्मद यूनिस ने जनरल बेग को एक पेंटिंग प्रस्तुत की, गिफ्ट की, जिसपे ग्रेटर बांग्लादेश का मैप था, और उसमें 7 नॉर्थ ईस्ट सिस्टर, जो हमारे 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वो ग्रेटर बांग्लादेश के मैप में शामिल थे। अब जो ये हसनत अब्दुल्ला का बयान आया है, ये तीसरा ऐसा बयान है इस श्रृंखला में। तो ये बयान हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बयान हमें बांग्लादेश के चुनाव के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसे कई बयान जिसका विवरण मैंने किया, ये बांग्लादेश की जमीन से उठ चुके हैं। और मेरे को उम्मीद है कि हमारे बड़े अफसर, सेना के हों, सरकार के हों, सारे इस चीज से वाकिफ हैं। ऑब्वियसली सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, लेकिन ऐसे बयान हमेशा गहरे तौर पे लिए जाते हैं जो लोग सत्ता में होते हैं।